नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं। इनके बारे में सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, फिर हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। तो दोस्तों, हम आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हमने स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण की अवधि के आधार पर हमने स्वरों के दो प्रकार पढ़े थे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। एक स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक प्लुत स्वर भी होता है। उस प्लुत स्वर के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन उसका कोई औचित्य हमारे हिंदी में नहीं है। वह संस्कृत के नियमों में काम आता है और किसी को जोर से आवाज देके दूर से बुलाने पे काम आता है। और उसका एक उदाहरण भी लिया था, जैसे हमने बोला था ओम, उसमें 3 मात्राएं होती हैं प्लुत स्वर में। 3 मात्राओं का मतलब है कि स्वरों की तुलना में 3 गुना समय ज्यादा लगना। और स्वरों की तुलना में 3 गुना समय कौन से स्वरों की तुलना में? लघु स्वरों की तुलना में। और दीर्घ स्वरों की तुलना में भी दुगना समय लगना, वो प्लुत स्वर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने उच्चारण के आधार पर पढ़ लिया था, उच्चारण अवधि के आधार पर ना? तो अब हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ये दूसरा बिंदु है हमारा, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ठीक है, अब भाई ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार पढ़े थे हमने? कल बताया था मैंने आपको कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं दो। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। एक कौन सा होता है? वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार। एक मैंने आपको बताया था कि भाई वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर, ये दो प्रकार के तो होते ही हैं स्वर। ठीक है, लेकिन एक मैंने बताया था आपको कि भी इसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि स्वर होता है एक, उसका एक प्रकार और होता है, वो होता है अर्ध वृत्ताकार। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे थोड़ी, हमें क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वृत्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। ठीक है, अब वृत्ताकार स्वर कौन कौन से, वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं और अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति
होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। हो जाती है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, वे कौन से स्वर कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ठीक है भाई। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब वृत्ताकार स्वर होते कितने हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं कुल 4। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। और 4 संख्या कौन कौन से स्वर होते हैं? ये ऊ, ऊ, ओ और आओ। अब मुझे एक बात बताइएगा, हमने पढ़ा वृत्ताकार स्वर कि विवर्ताकार स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो होठों की आकृति है वो वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 4, ऊ, ओ और आओ। ठीक है। अब मुझे बताओ, ऊ बोलेंगे हम, मेरे मुंह की तरफ देखना, ऊ बोलेंगे तो ऊ वृत्त के समान होठ हुए, एकदम गोल हुए। उसके बाद में जो दूसरा बड़े वाला ऊ बोलते हैं, ऊ, 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 ऊ वृत्त के समान गोल हुए। ओ गोल हुए। आओ, आओ, ओ, ओ। ठीक है। कैसे हो गए? वृत्त के समान। जब हमारे होठों की आकृति एकदम वृत्त के समान गोल हो जाए वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं इनकी संख्या। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा है हमारे पास अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? अवृत्ताकार स्वर होते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल न होकर फैल जाती है। भाई देखो, वृत्ताकार स्वर में तो हमारे होठों की आकृति कैसी हो गई थी? गोल हो गई थी। लेकिन वे स्वर जिनका उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर फैल जाती है या फैले रहते हैं, जाती है नहीं, इसको हटाओ, जाती है को, फैले रहते हैं, फैले क्या होते हैं? फैले रहते हैं। हमारे होठ गोल न होकर फैले रहते हैं।
कौन से स्वर कहलाते हैं भाई? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। देखिए इन दोनों में क्या समानता है? वृत्ताकार स्वर में तो हमें पता चल रहा है वृत्त, वृत्त धन आकार, वृत्त के समान आकार वाले, जैसे कि हमारे होठों की आकृति जो वृत्त के समान गोल हो जाए वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार, अ मतलब नहीं, वृत्त धन आकार, वृत्त मानी गोल और आकार मानी उनका मतलब आकार विकार। ठीक है, जैसे नहीं वृत्त के समान आकार, ठीक है, मतलब कि फैलते रहते हैं, फैल जाना। जैसे ये स्वर कुल कितने होते हैं? इन स्वरों की संख्या होती है 11 में से 4 निकाल लो, बचे हमारे 7। और 7 स्वर कौन कौन से हैं? वो ए, आ, ई, ई, ऊ तो इसमें आ गए, री, री, ए, आई, ओ, औ भी इसमें आ गई। ये 7 स्वर इनमें जो हमारे होठों की आकृति है वो गोल न होकर के हमारे होठ फैल जाते हैं। देखो जैसे कैसे? अवृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल न होकर फैले रहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 7। ए, आ, ई, री, ए और आई। देखो अब ऊ, ऊ, ओ, औ, ठीक है, उसमें हमारे होठों की आकृति क्या हो गई थी? एकदम गोल हो गई थी। लेकिन इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे होठों की आकृति गोल नहीं होगी। कैसे होगे? ए मतलब कि हमारे होठ फैले हैं। आ, ई, री, 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 ए, आई। अब देखो हमारे जो हमने वृत्ताकार स्वरों में पढ़ा कि गोल हुई है हमारी होठों की आकृति इनके उच्चारण में, लेकिन इनमें हमारी होठों की आकृति एकदम गोल थोड़ी ना हुई है। अगर गोल नहीं हुई है तो ये कौन से हो गए? अवृत्ताकार स्वर। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपने लिख ही लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ विद्वान लोग हैं वो एक स्वर और मानते हैं हमारा, वह स्वर है अर्धवृत्ताकार। तो इसको हम वैसे ही एक पॉइंट सा बना के इस तरीके से क्रॉस का सा निशान लगा के इसको लिख लेते हैं। ठीक है भाई, कि भाई हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ना तो अभी तक बना है और ना ही आगे बनेगा। ठीक है, कौन सा है? अर्ध वृत्ताकार स्वर। अब अर्धवृत्ताकार स्वर के क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की
आकृति न तो वृत्त के समान गोल और न ही फैले रहते हैं, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ अर्धवृत्त के समान अर्धवृत्त के समान थोड़े से गोल होते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? अर्धवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अर्धवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस परिभाषा में क्या फर्क है? इस परिभाषा में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में होठों की आकृति न तो वृत्त के समान गोल होती है और न ही फैले रहते हैं, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ अर्धवृत्त के समान थोड़े से गोल होते हैं वो अर्धवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? संख्या एक तो हो गया ए, एक हो गया आ और एक हो गया री। 3 होती है। कौन कौन से? ए, आ और री। माफ कीजिएगा, री को नहीं माना गया। ए वृत्ताकार में 2 ही होते हैं, 2। ठीक है, ए और आ, ए आ, ए आ, ए आ। उतार लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या समस्या है? ये रेड वाली इंक है, ये जम जाती है बोर्ड पे। अब और आगे बढ़ते हैं। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। अब जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मैंने बताए थे आपको 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। कौन कौन से?
तीन होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा कौन सा होता है? पश्य स्वर। पश्य, या इसको हम बोलते हैं पश्च भी, पश्च स्वर। ये तीन स्वर होते हैं जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र स्वर के बारे में। अग्र स्वर, अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर वे होते हैं जो जिनका उच्चारण जीवा के अगले भाग क्रियाशील रहे, जिनका उच्चारण करते समय जो जीवा का अगला भाग है वो क्रियाशील रहे। तो इसकी हम परिभाषा क्या बनाएंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर कहलाते हैं। भाई जीवा का अगला भाग कौन कौन से स्वरों में क्रियाशील रहता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। ये कुल कितने होते हैं? ये होते हैं भाई जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और जो अग्र स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी? 5। संख्या कितनी है? 5। कौन सी, कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। एक तो होता है हमारा ई, ई, री, ए और ऐ। माफ कीजिएगा। ये 5 स्वर होते हैं जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। अग्र स्वर होते हैं ना, वो ये 5 स्वर होते हैं। देखो अब हम बोलेंगे ई, 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 ई बोलेंगे तो जो हमारी जीवा है ना वो नीचे नीचे एकदम जो तलवे की तरफ दांतों के एकदम नीचे वाले हिस्से में टच होती है। ई, ई, ई। री बोलेंगे तो भी नीचे ही टच होगी। री, री, री। थोड़ा सा आगे की तरफ जो मतलब जीवा है उसमें आगे की तरफ कंपन सा होता है हमारी जीवा में। री, री, री। ठीक है, इसके बाद में ए, ए, ए और ऐ, ऐ, ऐ। ये जो हमारी जीवा है ना ये वहीं पे एक जगह शांत नहीं रह करके थोड़ा सा इसमें कंपन सा होता है, और वो कंपन होता है वो अगले भाग में होता है, अगले वाले भाग में जीवा का जो अगला भाग है ना उसमें। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? अग्र स्वर। और इसकी परिभाषा क्या बताई हमने कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? मध्य स्वर होते हैं भाई वह स्वर
जिसके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। ठीक है, वह स्वर जिसके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, कौन सा स्वर कहलाता है भाई? मध्य स्वर कहलाता है। मध्य स्वर कहलाता है। और मध्य स्वर कौन सा होता है भाई? मध्य स्वर की संख्या मात्र एक है। कौन सी संख्या कितनी है? एक। और है कौन सा वो? ए। अब देखो, जैसे ही हम ए स्वर का उच्चारण करते हैं तो ए बोल के देखो, जीवा का जो बीच वाला हिस्सा है, जो जीवा का मध्य वाला भाग है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, और जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो उसमें कौन सा भाग हमारा क्रियाशील रहा? जीवा का मध्य वाला भाग। इसलिए इसको कौन सा स्वर बोला गया है? मध्य स्वर। और नंबर 3 के ऊपर हमारा जो लास्ट है वो है पश्य स्वर। मैं इसको मिटान देता हूं दोस्तों। कौन सा है? पश्य या पश्च स्वर? पश्च स्वर। पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होते हैं? पश्च स्वर होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। कौन से स्वर कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च या पश्य स्वर कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है वो कितनी है भाई? संख्या ए हो गया हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा था? ए। ठीक है, अग्रस्वर कौन कौन से थे? ई, री, ए और ऐ। बाकी बचे जो पश्च स्वर कौन कौन से बचे? आ, ई आ गया, ऊ, ओ और आओ। ये बचे 5 ही बच रहे। ठीक है।
उ, ऊ, ओ और ओ। अब देखो इसको एक तरीके से और याद किया जा सकता है। कैसे? जो तीन की आकृति से जो स्वर बनते हैं ना, वो कौन कौन से स्वर हैं? मध्य और पश्य। मध्य स्वर में हमें क्या याद रखना है? मध्य में सबसे पहले वाला आएगा वो कौन सा होगा? अ होगा। ठीक है, उसके बाद तीन की आकृति से जितने भी स्वर बनते हैं ना, वो सारे कौन से स्वर में चले जाएंगे? पश्य स्वर में। बाकी बचे वो स्वर कौन से? अग्र स्वर। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसे लिख लो, तीन की आकृति से बनने वाले सभी स्वर ए को छोड़कर वो कौन से स्वर हो गए? वो हो गए पश्य स्वर। ठीक है, अब इसको मैं मिटान देता हूं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुखाकृति के आधार पर नंबर चौथा कौन सा था हमारा? मुखाकृति के आधार पर। नंबर 4, मुखाकृति के आधार पर स्वर। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार बताए थे मैंने आपको, कितने? 4। कौन कौन से? नंबर 1 पे था संवृत, उसके बाद में नंबर 2 पे था अर्ध संवृत, संवृत। नंबर 3 पे था विवृत, और नंबर 4 पे था अर्धविवृत, अर्धविवृत। ये 4 थे ना भाई? ठीक है, ये 4 स्वर थे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा स्वर? संवृत स्वर। संवृत स्वर। अब संवृत स्वर कौन से होते हैं? ठीक है, अब ये हमें जानना है। तो संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख
वृत्त के समान बंद सा रहता है। कौन से स्वर कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। संवृत स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख वृत्त सा बंद रहता है या सबसे कम खुलता है, इसमें ऐसे और लिख सकते हैं भाई, मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है अर्थात सबसे कम खुलता है, अर्थात सबसे कम खुलता है। कौन से स्वर कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। संवृत स्वर कहलाते हैं। भाई संवृत स्वर कौन से कहलाते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है अर्थात सबसे कम खुलता है, संवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 5। कौन कौन से होते हैं? ई, ई, उ, उ और री। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है अर्थात कम खुलता है, संवृत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ई, उ और री। देखो ई, ई कितना सा खुला? जरा सा। ई, उ, री, री, री कितना सा खुलता है? एकदम बिल्कुल थोड़ा सा खुलता है, इसलिए ये कौन से स्वर कहलाते हैं? संवृत। इसके बाद में जो नंबर 2 पे है वह है अर्धसंवृत। अर्ध संवृत। अब संवृत स्वर कौन से होते हैं? अर्धस्वरत स्वर वो होते हैं वे जिनकी वो जो ये हमारे संवृत स्वर होते हैं ना, इनकी तुलना में आधा बंद सा रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। भाई ये जो संवृत स्वर है ना हमारे, इनकी तुलना में भी मुख है ना वो आधा बंद सा रहेगा, इनकी तुलना में भी आधा बंद सा। समझ रहे हो? एक मिनट इनकी संख्या बता देता हूं मैं पहले। संख्या, इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? ए और ओ। ए और ओ। देखो जो संवृत स्वर थे इनमें मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, ठीक है।
इनमें वृत्त का आकार तो लेता है मुख, लेकिन एकदम ऐसे बंद सा रहता है, जैसे ई ई उ उ री, ई ई उ उ री। लेकिन वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में भी आधा बंद सा रहता है, इनकी तुलना में, इनकी समृद्ध स्वरों की तुलना में भी आधा बंद सा रहता है। आधा मतलब कैसे, देखो इसका उच्चारण करो, ए ओ ओ, इनकी तुलना में जो समृद्ध स्वर है ना, इनकी तुलना में आधा आधा बंद सा रहता है, आधा बंद है। ए ओ ए ओ, मुख आधा ही तो खुल रहा है ना हमारा, मतलब कि आधा खुला रहता है, ऐसे मान लो ए ओ ए ओ ए ओ। और ये ई ई उ उ ई ई उ उ री री, ई ई उ उ री, ई ई उ उ री। लेकिन ये ए ओ ए ओ ए ओ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौन सा था, विवृत। विवृत विवृत स्वर कौन से होते हैं, विवृत स्वर होते हैं, विवृत का जो अर्थ होता है ना, वो विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। लिख लो, विवृत का अर्थ बराबर खुला हुआ, ठीक है। विवृत का अर्थ खुला हुआ, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला होता है। भाई देखो, विवृत का अर्थ क्या है, खुला हुआ, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला हुआ रहता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है। कौन से स्वर कहलाते हैं भाई, विवृत। विवृत स्वर कहलाते हैं। अब विवृत स्वर कौन से होते हैं, विवृत स्वरों की संख्या मात्र और मात्र एक, और वो कौन सा है, आ। संख्या एक, और वो स्वर कौन सा है, आ। देखो जो विवृत है, विवृत का अर्थ है खुला हुआ, मतलब विवृत है ना, उसका अर्थ होता है खुला हुआ। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख है ना, वो पूरा का पूरा खुला हुआ होता है, यानी कि जितने भी हमारे स्वर है ना, उनमें सबसे ज्यादा मुख जिस स्वर में खुलता है ना, वो विवृत होता है। और वो सबसे ज्यादा मुख कौन से वाले स्वर में खुलता है, आ आ आ आ आ, पूरा खुला हुआ, पूरा का पूरा मुंह जो है वो खुल जाता है इसके उच्चारण करते समय, ठीक है। तो ये कौन सा स्वर हो गया, विवृत। और हमारा जो इसमें मुखाकृति में जो अंतिम बचा है वो कौन सा है, अर्धविवृत। अर्ध
विवृत। अब अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख कौन सा विवृत स्वरों की तुलना में, विवृत स्वरों की तुलना में तो आधा खुला हुआ रहता है। भाई जो ये विवृत है ना, इनकी तुलना में तो क्या होगा, आधा खुला हुआ। एक मिनट माफ कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आधा तथा ये कौन से अर्धस्मृत, अर्ध संवृत स्वरों की तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है। भाई बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि वे स्वर जिसके उच्चारण में या जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में तो आधा, इनकी तुलना में तो आधा खुला रहेगा, लेकिन तथा अर्धसंवृत, जो ये अर्धसंवृत स्वर थे हमारे, अर्धसंवृत स्वर कौन से थे, ए और ओ, उनकी तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है। वो है कौन से स्वर कहलाते हैं? अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से स्वर पढ़ लिए हमने? संवृत स्वरों में कितने पढ़े? 5, ई उ और री। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में क्या पढ़ा हमने? ए और ओ। विवृत में क्या पढ़ा हमने? आ। बाकी बचे कितने? 3 स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या होती है इनकी 3। और कौन कौन से होते हैं ये 3 स्वर होते हैं? वो होते हैं, एक तो बचा है हमारे पास ए, इसके बाद में हमारे पास कौन सा बचा है? आई और औ, ऐ और औ। ये 3 स्वर, ये कौन से होते हैं? अर्धविवृत स्वर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम। एक छोटी सी मैं आपको सारणी बना के दे देता हूं, ठीक है? उसमें क्या होगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? इसी की सारणी बना देता हूं और उसमें भरना बता देता हूं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें किसी में खुल रहा है, किसी में बंद हो रहा है, किसी में आधा खुल रहा है, किसी में उससे कम और उससे ज्यादा खुल रहा है। तो ये समस्या, इसको दूर करने के लिए मैं आपको एक सारणी बना के देता हूं, ठीक है?
हम लिख लेते हैं नंबर वाइज, लिख लेते हैं इनको। ऐसे लिख लो, एक नंबर पे संवृत स्वर, ठीक है। इसके आगे एरो लगा के और इसको छोड़ दो। इसके बाद में नंबर 2 के ऊपर लिख लो अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर, इसके भी एरो लगा के छोड़ दो। फिर नंबर 3 पे लिख लो विवृत, विवृत स्वर, स्वर, इसके आगे भी एरो लगा के छोड़ दो। नंबर 4 पे लिख लो अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। इसको भरेंगे कैसे? इसको भरेंगे, देखो हम क्या करते हैं, ये लिख लिया हमने, ये ऐसे बना लिया। इसके बाद में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जानकारी चाहिए और हमें जानना है कि कौन सा स्वर क्या है। हमें कुछ नहीं करना, हमें स्वर याद है ना, स्वर याद है और ये इनके नाम याद कर लो। इसके बाद में कैसे क्या लिखना है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो इसमें भरो ए, ठीक है। इसके बाद में ए भरने के बाद में इसमें भर दो आ, ए और आ हो गए। इसके बाद में भर दो ई, ई, ऊ, ऊ और री, भर दिए। इतना भरना है हमें। देखो अर्ध विवृत में भरा क्या ए, विवृत स्वर में भर दिया क्या आ, इसके बाद में संवृत स्वर में क्या भर दिया हमने ई, ऊ, री। हमारे कौन कौन से दो, ये जो दो थे ये हो गए खत्म, ठीक है। बचा क्या ए, लिख दिया ए, लिख दो आई, ओ और आओ। यार बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर व्याकरण को अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहोगे ना तो इससे ज्यादा आसान चीज कोई है ही नहीं। और अगर इसको मन लगा के नहीं पढ़ाना तो इससे ज्यादा कठिन चीज भी कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ एक समझने का तरीका है और समझाने का तरीका है भाई। क्या हमने लिखा सबसे पहले ए, फिर लिखा आ, ठीक है। हमें याद नहीं करना कि किस में क्या खुला रहता है, किस में क्या खुला नहीं रहता। हमसे वो ये नहीं पूछेगा कि इसमें खुला रहता है मुंह या बंद रहता है, इसमें कितना खुला रहता है, ऐसे नहीं पूछेगा प्रश्न। प्रश्न बना के देगा वो हमें किस निम्नलिखित में से विवृत स्वर है, ठीक है। ऑप्शन में डाल दिए ये ऊ, ओ, आ, ऐसे। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि भी आ है वो विवृत स्वर है। और वो कैसे जानेंगे, जब हमें ये सारणी याद होगी। मात्र कुछ भी नहीं करना, हमें क्या लिखना है, इनके नाम लिखने हैं सारे। सबसे पहले संवृत, फिर अर्ध संवृत, फिर विवृत और फिर अर्ध विवृत, इतना ही लिखना है। इसके बाद में नीचे से स्टार्ट करो, सबसे पहले लिखो ए, आ, फिर लास्ट में चले जाओ ऊपर ही ऊपर ई, ऊ, री, ठीक है। ए, आ, ई, ऊ, री, इतना करने के बाद में ए, आई, ओ, आओ, खत्म। इतना ही करना है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार का टॉपिक होता है भाई, वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, थोड़ा लंबा चलता है ये, तो इसमें स्टूडेंट पहले ही बोर हो लेते हैं। लेकिन हमें बोर नहीं होना, हमें मजे से पढ़ना है, मजा लेके पढ़ना। और मजा लेके पढ़ा तभी तो पढ़ेंगे ना, सभी कुछ ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब नासिका के आधार पे जो स्वर हैं उनको और देख लेते हैं, फिर हमारे स्वर हो जाएंगे खत्म, फिर हमारे चलेंगे व्यंजन, ठीक है।
पांचवा क्या है? नासिका के आधार पर स्वर। अब नासिका के आधार पे कौन कौन से स्वर होते हैं भाई, सबको पता है हमें, दो स्वर होते हैं, हमने पढ़ा भी है। कौन सा? पहले वाला होता है निर्नुनासिक, स्वर। और नंबर दूसरा कौन सा है? सानुनासिक स्वर। अब मुझे एक बात बताओ आप, निर्नुनासिक और सानुनासिक, ये पहला कौन सा आ गया? निर्नुनासिक, माफ कीजिएगा, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। अब निर्नुनासिक स्वर कौन से होते हैं? देखो भाई, एक मिनट, निर्मानी, निर, ओनली निर, निर्मानी होता है नहीं, अनु, अनु उपसर्ग है, और नासिका, नासिका नाक। ठीक है, इतना लिख लो, हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्वर होते हैं जिनमें नाक का प्रयोग नहीं होता या नासिका का प्रयोग नहीं होता उच्चारण में। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता, अर्थात वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से मुख द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। भाई देखो, वे स्वर जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता, यह सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती हैं। इनके आगे एक और ऐसे लगा, या ये सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि यहां है। भाई देखो, मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं। लिख दो, निर्नुनासिक कहलाती हैं। अब देखो, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है भाई 11।
निर्नुनासिक स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ री। ठीक है। ए आ ई उ री ए ऐ ओ और आ। ये जो 11 स्वर है ना, ये कौन से हैं? ये निर्नुनासिक है। अब सानुनासिक कौन से बचे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सानुनासिक स्वर, सा अनुनासिक। ठीक है। अब इनका हम देखते हैं कैसे क्या बनाते हैं, मैं बताता हूं आपको। सा मतलब सहित, किसके? नासिका के। ये नाक के, लिख दो नासिका। भाई इसको लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वे स्वर जो मुख के साथ साथ नासिका के सहयोग से भी बोले जाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं भाई? सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब देखो संख्या कितनी? वही 11। बोला जी सर जी कैसे? सर जी बता रहे हैं। बोले संख्या 11 ऐसे। ए किसका प्रयोग हुआ? चंद्र बिंदु का। आ ई, बोल जी बड़ी आ गई। बोले इस पे चंद्र बिंदु कैसे लगाएं? तो बोले इस पे चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगा दो। ये मैंने आपको एक नियम में पढ़ाया था और बताया भी था। ई ऊ री ए ऐ ओ और आओ। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। एक चीज और लिख लो, नीचे ही मैं लिख देता हूं, जगह कम है। सभी स्वरों पर चंद्र बिंदु है।
ये मत समझ लेना कि भाई ये जो ये ई है, ए है, ओ है और औ है, इसके ऊपर नासिकता है जिसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार नहीं है ये है चंद्र बिंदु। ठीक है, अब देखो ये बोला आपने ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, ये हमने बोला एकदम सीधे साधारण तरीके से, इसमें हमने नासिका का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब सानुनासिक वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वे स्वर जो मुख के साथ साथ नासिका के सहयोग से भी बोले जाते हैं, वो कौन से स्वर होते हैं? सानुनासिक स्वर होते हैं। और सानुनासिक स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? सानुनासिक स्वरों की संख्या होती है 11। वो बोले कैसे जाएंगे? ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। नाक के साथ, मुंह के साथ साथ नाक का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो ये कौन से स्वर हो जाएंगे? सानुनासिक। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन था ना, ये खत्म हो गया। तो हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और नोट करवा दूं आपको, नोट कर लो यार, फिर दिक्कत हो जाएगी, या फिर बाद में करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। ठीक है, कल करवा दूंगा नोट। ये जो बीच में जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, इनको समाप्त करेंगे ना, तो फिर कल इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो गई आज की। दोस्तों, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें हम व्यंजनों के प्रकार तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, निवेदन करता हूं आपसे, बार बार रोज यही विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ में जोड़े, जिससे मुझे भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में मजा आए, और कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर जो मुझसे बन सकता है उससे भी बेहतर देने की कोशिश करता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।